स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। आप देख रहे हैं जवाब दो। 9 दिसंबर को चीनी सेना का हरकत इंडियन आर्मी ने ऑन द स्पॉट इसका जवाब दे दिया। आज इस मामले पर संसद में सरकार ने भी अपनी बात साफ तौर पर कह दी। विपक्ष के सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए रक्षा मंत्री ने संसद में आकर साफ साफ कह दिया कि तवांग में हाथापाई तो हुई थी, लेकिन ना तो 1 इंच जमीन चीन के पास गई और ना ही भारत के किसी फौजी को कोई गंभीर चोट आई है। चीनी सेना के मंसूबे चकनाचूर कर दिए गए। सूत्र भी यही बता रहे हैं कि दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं और चीन को ज्यादा चोट पहुंची है। चीन के सैनिक तवांग में अतिक्रमण करने के लिए आए थे। हाथापाई के बाद भारतीय सैनिकों ने उन्हें सबक सिखा दिया, इलाके से खदेड़ दिया। अब इस मामले में चीन का बयान भी सामने आया है और चीन ने भी कहा है कि हालात स्थिर हैं। आज इस मसले पर दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई, जिसमें रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और आर्मी चीफ शामिल हुए। संसद के अंदर और बाहर हुए हंगामे पर रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल एके सेवास रिटायर्ड हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। डिफेंस एक्सपर्ट दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक है जो देशों के बीच के संबंधों को समझाते हैं। दीपक वोरा जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। इस बार तो अच्छी मजम्मत हुई, अच्छी खातिरदारी हुई है। हमारे लोग आपने ये मौका दिया है, बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ और आपके पास जनरल सेवाज, जनरल कोचर हैं, इन दोनों की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा अधिक है। दे आर बोथ आउटस्टैंडिंग। सो दिस सर, जो आपने बताया अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी हुई है, वो तो साफ जाहिर है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर से पार्लियामेंट में कहा है कि हम खड़े रहे, हमने मुकाबला किया और उनको वापस भेज दिया। जबकि चीन कहता है कि इस समय स्थिति बड़ी स्थिर है क्योंकि उसके जो चमचे हैं, उसके जो सिपाही हैं, वो इस समय जो उनके घाव हैं उनको चाट रहे हैं। याद रखिए कि चीन कभी झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ सच्चाई बोलता है विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब है कि वो झूठ से भी ज्यादा बदतर है। अब ये 4 कैलकुलेशंस बीजिंग की डिप्लोमेटिक तौर से मैं देखता जा रहा हूं। सबसे पहली, भारत का जो राइज है, आपकी पावर और ग्लोबल रिस्पेक्ट। चाइना ये अपने आप को स्थापित करना, बताना चाहता है कि मैं भारत से ज्यादा शक्तिशाली हूं। दूसरा, एक मीटिंग ऑफ G20, सर आप जानते हैं, आप ही ने ऐलान पहले किया था, अगले साल होगी ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है, तवांग वहां पर है, और एक और मीटिंग ले में होनी चाहिए। और तीसरा सर,
चाइना डरता है कि भारत की अभी अमेरिका के साथ जो दोस्ती है, खास तौर से मिलिट्री स्तर पर, आप जानते हैं कि वो हाल ही में कुछ वहां पर एक्सरसाइजेस हुई, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, जो अमरीकी हमसे सीख रहे हैं, उससे भी वो घबराए हुए हैं। और चौथी चीज सर, ये जो पिंग पोंग है, ये अपने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है, जो उनकी इंटरनल इश्यूज है। जब भी समस्या हुई है, एक्सटर्नल एडवेंचर लॉन्च किया, 62 में भारत के साथ, 69 में सोवियत संघ के साथ, 79 में वियतनाम के साथ। तो ये तो चाइना की बहुत पुरानी चाल है सर। बस मैं, आप क्षमा करेंगे जनरल साहब, आप दोनों मुझे माफ करेंगे, मैं थोड़ा सा एक कोट करना चाहता हूं सर। जब दूसरे विश्व युद्ध में भयंकर टूनिस में टैंक बैटल हुई थी, उस समय जॉर्ज पैटन थे और एरविन रोमेल जो जर्मनी के थे, और वो हर चीज, रोमेल साहब हर बार किताब छाप देते थे, कुछ लिख देते थे कि मैं ऐसे लड़ूंगा ऐसे लड़ूंगा। तो पैटर्न ने, जब उनकी टैंक डिस्ट्रॉय कर रही थी जर्मन पैंजर्स को, तो उन्होंने क्या बोला था, माफ कीजिएगा कुछ कठिन अंग्रेजी है, कठोर अंग्रेजी है, उन्होंने बोला, रोमेल यू मैग्निफिसेंट बास्टर्ड, आई हैव रेड योर बुक। यानी तेरी हर चाल मैं समझता हूं, और भारत आज चीन, पूरी दुनिया ये कह सकती है, भारत चीन की हर चाल समझता है। दे आर प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल सर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूं। बिल्कुल, बहुत अहम बातें आपने कही हैं। कोचर साहब के पास चलते हैं। कोचर साहब, इस बार जो घुसपैठ की कोशिश करी, चौकी बनाने की कोशिश की, इस बार ये एक्सपेक्टेड भी था कि जिस तरह से 2006 से इस इलाके में वो हरकतें कर रहा है, लेकिन चाइना को ये एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि भारत इतना करारा और माकूल जवाब देगा और चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ेगा। बिल्कुल, आपने एक वैलिड ऑब्जर्वेशन सामने रखी है। अगर आप इस चीज का एक पैटर्न देखिए, एक 2-3 साल के बाद चीन ऐसी हरकत करता है। आप ट्यूमर से शुरू हो जाइए 2015 में, डोकलम में आ जाइए 2017 में, और 2020 गलवान, और फिर अभी ये। तो ये बेसिकली ये बॉर्डर को हॉट रखना चाहता है, कंटेस्टेड रखना चाहता है। ये एक मैसेजिंग, एक आपने देखा होगा, एक फॉर्म ऑफ वॉरफेयर जो चाइना का है, वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इंडिया के ऊपर प्ले कर रहा है। देखिए, डंडा लेके आए हुए हैं, ये कोई ज्यादा छोटे भी नहीं लगी दोनों को, हमारे सोल्जर्स को कम लगी, उनके सोल्जर्स को ज्यादा लगी। ये बेसिकली ये माइंड गेम्स खेल रहा है इंडिया के ऊपर, क्योंकि हाल ही में ओली में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी की, और ओली उत्तराखंड बॉर्डर के काफी पास का एरिया है, और चाइना ने प्रोटेस्ट भी किया था, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उसका जवाब भी दिया। सो बेसिकली ये जो गेम्स खेली जा रही है, बताने के लिए इंडिया को कि ये आप ऐसे प्रोवोकेटिव एक्शन मत लीजिए, बिकॉज हम मौजूद है एलएसी के ऊपर और इसको एस्केलेट भी कर सकते हैं। तो ये एक मैसेजिंग है। और जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने अभी रखा हुआ है, चाइना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज अभी ये विंटर मंथ्स है, और विंटर मंथ्स में फॉरवर्ड जो फोर्स होती है वो नॉर्मली वेकेटेड हो जाती है, और अभी वहां पे 15-20 जवान हमारे मौजूद थे, और विद इन मिनट्स, जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशन से देखा कि फौज आगे आ रही है, हमारी स्ट्रेंथ पीछे वाले पोस्ट से बीफ अप कर दी गई। तो तकरीबन 100 जवान वहां पे मौजूद थे जब वहां पे चाइनीज पीएलए के लोग पहुंचे, और उनको रोका गया वहां, और बिल्कुल 1 इंच भी अंदर आने नहीं दिया। तो ये एक बिल्कुल एक विजिलेंट आर्मी का एक नमूना पेश किया इंडियन आर्मी ने। और हमारी एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आईएसआर कैपेबिलिटी, जो 2019 में हमारी आईएसआर कैपेबिलिटी थी, और आज की कैपेबिलिटी को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% बेटर हुई है। आज हमारे पास इसी एरिया में ड्रोन से हम अपनी सर्वेलेंस कर रहे हैं। हमारे पास हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स हैं जो बॉर्डर पे उसको लगे हुए हैं, हमारे पोस्ट के ऊपर लगे हुए हैं। 24/7 इसकी सर्वेलेंस हो रही है, और ऊपर से सैटेलाइट इमेजरी भी आ रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारा एक कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है, कॉमकोसा जिसको बोलते हैं, और वहां से
शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ है, साइबर के साथ है, जी। हम जुड़े हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो इस प्रकार कोचर की साहब, हमारी preparedness बिल्कुल, है। ये सारे एडवांटेज तो हैं, लेकिन जिस तरह से जवाब 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को दिया गया, जिस हिसाब से, जिस रेंज में, जिस लेवल पर जाकर जवाब दिया गया, वो पीएलए को भी एक्सपेक्टेड नहीं रहा होगा। मेरे साथ सिवाज साहब जुड़े हुए हैं। सिवाज साहब, आपको क्या जानकारी मिली, किस तरह से इस बार खातिम उनकी खिदमत की गई है? देखो, सच्चाई तो ये है कि ये कोई हमारे को सरप्राइज नहीं किया, भारत की फौज को पहले ही पता था। देखो, अगर आपको ये भी समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से एम्बेसडर साहब भी बता रहे थे और जनरल कोचर साहब बता रहे थे कि चीन ने किया, तो किया क्यों? अगर आप देखें, पहले भी 6-7 साल महीने पहले डिस्कशन हो रही थी, सबको शक था कि चीन कुछ ना कुछ और हरकतें करेगा लद्दाख के बाद, और इसलिए भारत की फौज तैयार थी। भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश हर जगह अच्छा किया है, और अभी कुछ एक पिछले 2 साल के अंदर स्पेशली हमारी रोड्स हैं, हमारे टनल्स हैं, हमारे रेलवे लाइन है, हमारे लॉजिस्टिक बिल्डअप है, उसको बहुत अच्छा किया है, और हम तैयार थे। हमें मालूम था चीन कर सकता है। देखो, चीन के 2013 में वो आया था देपसांग में, 2014 में चुमर, 2017 में डोकलम, 2020 के अंदर वो 3 डिवीजन लेके लद्दाख आया। और जो यांगसे का इलाका है, तवांग का, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाका है। मैंने यहाँ पर बटालियन कमांड की है, तो मुझे पता है, और मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ लेह लद्दाख में। अब ये जो यांगसे का इलाका, इसकी अहमियत है, ये जो तवांग बाउल है, ये रिलीजियसली और पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव है। सेकंड थिंग है, अगर इसको कोई पकड़ लेता है तो उसके लिए असम में रोल करना या भूटान की तरफ आना बड़ा आसान है। यांगसे जो है यहाँ पर सबसे डोमिनेटिंग हाइट है, उनको लगता है ये डिफरिंग एरिया ऑफ परसेप्शन में है, और 2008 के बाद 5-6 बार उन्होंने कोशिश की है, और हर बार मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार भी भारत की फौज तैयार थी। और मैं ये एक चीज से करेक्ट करना चाहूंगा, अभी कोई थिनिंग आउट नहीं होती ट्रुप्स की, क्योंकि इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जमाने चले गए जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते थे। अब चाहे बर्फ पड़े ना पड़े, हाई एल्टीट्यूड हो, पोस्टें खाली नहीं की जाती, और वैसे की वैसे थी। मगर जिस प्रकार से चीनी 300 के करीब आए हैं, ये सोची समझी साजिश थी। उनके पास हर वेपन सिस्टम था अदर देन एक्चुअल गन। उनके पास बैटन थे, आयरन के एक प्रकार नेल्स वाले लकड़ी के बैटन थे, और उसके पास ज्यादा से ज्यादा टेजर गन थी। वो चाहते थे कि किसी तरीके से प्रेशर डाल के इस पोस्ट को हम ले, मगर ये ऐसा नहीं हुआ। भारत की फौज ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ये पीछे जाना पड़ा, और उनके 20 से ज्यादा सैनिकों को बहुत ज्यादा चोटें लगी। अब मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि चीन ये जो हरकतें कर रहा है, ये 2 वजह बिल्कुल ठीक है। एक तो इसकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, एक कहीं वो डाइवर्ट करने की सोच रहा है, अटेंशन करे, क्योंकि वहां टिनमेन स्क्वायर के बाद पहली बार इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं जहां सी जिनपिंग गो, सी जिनपिंग रिजाइन, ऐसे नारे लग रहे हैं। तो ये घबराहट है, और उनके पास 2 चॉइस थी, क्या तो वो ताइवान की तरफ कुछ करे या वो भारत की तरफ में। ताइवान की तरफ वो कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पर 2 उसने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगा रखे हैं अमेरिका ने, यूएसएस निमतेज और यूएसएस रोनानिगर। तो उसने सोचा भारत के साथ करे। दूसरा, जो एम्बेसडर साहब बता रहे थे, जो छवि भारत की जा रही है, वो भी उसको अच्छी नहीं लगी। G20 की प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो छवि रशिया यूक्रेन वार के अंदर भी, जिस प्रकार से हम धीरे धीरे भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, मिलिट्री अच्छा कर रहा है, ये चीन नहीं चाहता। चीन चाहता है हम बॉक डाउन रहे, हम अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाएं, इकोनॉमिकली हम कमजोर रहे। तो ये सोची समझी साजिश है। और एक चीज और समझने की कोशिश है, अभी हम 10,000 करोड़ की एक रोड बना रहे हैं, जो तवांग से लेके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 50 किलोमीटर के घेरे में नीचे तक जाएगी, मणिपुर तक। तो ये भी इसको अच्छा नहीं है। दूसरी, ये जो एक्सरसाइज हुई थी ओली में, ये तो सबको मालूम है, इंडिया और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और जो 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें एक कोचर साहब थे, कॉम कासा कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसके तहत हमें रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इससे हमें पहले पता था चीन के मंशा में क्या है, तो इसलिए हम सरप्राइज नहीं हुए।
हमने चीन को सरप्राइज कर दिया और चीन को मुंह की खानी पड़ी और चीन को पीछे जाना पड़ा। और दूसरा, हमने अब यह किया है कि इस बहाने अब भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ये भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये 10 साल के अंदर जो कार्रवाई हुई है, इससे पहले हमारा माइंडसेट ही बहुत डिफेंसिव था। हम सोचते थे अगर हम सड़कें बना लेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में, तो चीनी आ जाएंगे। तो ये जो माइंडसेट आप देखो, बहुत टाइम लगा बदलने के लिए। आज माइंडसेट है हम जाएंगे और आज ऑफेंसिव माइंडसेट है। आज हम बिल्कुल, आपने 10 साल की बात की जो है जी श्रीवास्तव साहब, आपने ये जो 10 साल की बात की, एक पैटर्न पे मैं दीपक वोरा जी के पास जाना चाहता हूं। 1967 में सिक्किम में के पास चोला में एक झड़प हुई थी, उसके बाद 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में झड़प हुई और 1987 में, लगभग 10-10 साल का अंतराल इसमें आप देख सकते हैं है। लेकिन 2017 के बाद, खासकर 2015-16 में जब पीएम ने आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया, उसके बाद जब भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, जिसमें कि चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो चाइना से जो तमाम कंपनीज के भारत आने का सिलसिला शुरू हुआ 2017, 2020 और उसके बाद 2022। 2017 में याद होगा आपको डोकलाम, उसके बाद लद्दाख का गलवान, उसके बाद अभी हम तवांग देख रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी कि इसके पीछे का रीजन आप क्या मानते हैं दीपक वोरा जी? ये भारत आत्मनिर्भर हो रहा है इसलिए चीन के प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं? दो चीजें हैं। एक, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बढ़ती जा रही है। अब भारत को माना जाता है कि न केवल एशिया का बल्कि विश्व लेवल का वो लीडर है। सर एक चीज बनाता हूँ G20 के बारे में, आप समझ जाएंगे। पहले क्या थे, हमारे पास एक G77 होता था, जनरल साहब, जनरल कोचर, जनरल सेवाज, वो था ग्रुप ऑफ 77 डेवलपिंग नेशन, उसको हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। अब हमारे पास एक मैनेजमेंट क्लब है जो है G20, जो दुनिया की आर्थिक व्यवस्था जो है उसको चलाते। हम दोनों के सदस्य हैं, हम पुल हैं, हम राम सेतु हैं दोनों के बीच में। विकासशील देश भी हैं और एक तरह से विकसित देश में। ये चीन को नहीं भाता क्योंकि उसकी कोई सुनता नहीं है। लेटेस्ट एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर देखेंगे, चीन के ऊपर बाकी देशों का भरोसा बिल्कुल गिर चुका है, कोई उसकी बात नहीं सुनता। एक अंग्रेजी में कहावत है, Beware of the Greeks bringing gifts। तो जब इन्होंने सितंबर में वो मोरबी जो पुल टूटा था गुजरात में, सहानुभूति प्रकट की थी, उसी वक्त डिप्लोमेसी में हम सोचने लगे अब ये क्या बदमाशी करेगा। दोनों लीडर्स की मुलाकात हुई बाली में, अब तो कन्विंस था ये कुछ ना कुछ करेगा। इसके हर मूव को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिप्लोमेसी में, और वो डरता है सर कि भारत उठता जा रहा है। सारी दुनिया जब एशिया की बात करती है आज, वो कहती है ओ इंडिया, दैट इज एशिया। अब चीन को बहुत कम लोग जो है सोचते हैं कि वो विश्व स्तर छोड़ के एशियन स्तर का भी लीडर है, वो उसको पसंद नहीं करते सर, उसको ये बहुत चुभता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम झड़प की बात करें तो जो हथियार वो लेकर आए थे, चाहे मंकी फिस्ट की बात कर लें, चाहे वो टीजर गन्स की बात कर लें, कोचर साहब, ये कहते हैं कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट, क्योंकि हथियार आप उठा नहीं सकते, ये ट्रीटी है दोनों देशों के बीच में, तो इस तरह के हथियार, ये टीजर गन्स लेकर आना, लकड़ियों के वो बेत लेकर आना जिसमें कीलें लगी हो, इसका जवाब भी इस बार उन्हें माकूल तरीके से दिया गया है। और जो कि रक्षा मंत्री के सदन में दिए गए बयान से भी साफ है, किसी भारतीय जवान को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन काफी चीनी सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। तो बिल्कुल आपने सही बोला। ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है, ये दोनों के बीच में एक समझौता है जिसमें वेपन्स और फायरिंग और एमुनिशन इस्तेमाल नहीं होगा। और क्योंकि अगर ऐसी चीज होती है तो ये मामले को एस्केलेट करती है और फिर उसको लड़ाई की सिचुएशन पे हम आ सकते हैं। तो ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चाइना भी फॉलो कर रहा है, हम भी फॉलो कर रहे हैं। एक इसमें बदलाव हुआ है कि चाइना ने गलवान में पहली बार इसको लेजर गन्स इस्तेमाल करी थी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के अगेंस्ट, जो ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को वायलेट करती थी। और तभी ये एस्केलेशन वहां पे हुई थी, बिकॉज उसमें कैजुअलिटीज, अगर हम गलवान में इसको देखेंगे, इनिशियली इंडियन आर्मी की ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, और बाद में जो ये पंजाबीज आए थे वहां पे, तो उन लोगों ने चाइना को फिर एक सबक की तरह इसको सिखाया। वहां पे उनकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हमारी हुई। तो ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हम अभी फॉलो कर रहे हैं, बट मेरा ये इसमें ओपिनियन है कि अभी हमको इसके ऊपर रीथिंक करना पड़ेगा। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो डिफेंसिव ऑफेंस की है। अभी
ये इसको चेंज करके ऑफेंसिव डिफेंस पे लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इन लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे, इसको सुंदरचू का जो आपको इंसिडेंट आपको याद होगा, जी। जब इंडियन आर्मी ने एक पूरी अपनी ब्रिगेड वहां पे भेज के और इनकी धज्जियां उड़ाई थी उस टाइम पे, और उसके बाद ऑलमोस्ट 15 साल तक कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं और कोई इंक्रेशन नहीं और कुछ नहीं हुआ था इस एरिया में। तो ये जो चीज है, चाइना खाली एक ही लैंग्वेज समझता है और वो लैंग्वेज है एग्रेशन की। जब तक हम अपना एग्रेशन को नहीं जी, दिखाएंगे। आप ये जो ऑफेंसिव डिफेंस कह रहे हैं कोचर साहब, ये भी थोड़ा सा 2 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा। इसको बेसिकली ऐसा है कि जब आप अपने देश को डिफेंड करते हैं तो हम उसको डिफेंस बोलते हैं। जब आप इसी डिफेंस को तो पीएलए के अंदर लेके जाते हैं, अगर पीएलए ने हमको अटैक किया है तो हम उसको पीएलए को डिफेंड करेंगे और साथ साथ ऑफेंसिव उसके अंदर लेके जाएंगे। एक रिपोस्ट जिसको बोलते हैं, इसको फौज में इसको रिपोस्ट करेंगे अंदर में, जो चाइना के अंदर हम उसको घुसेंगे। तो जब तक हम उनकी टेरिटरी के अंदर नहीं घुसेंगे, हम अपने आप को एक मैसेजिंग चाइना को नहीं दे सकते, क्योंकि चाइना हमेशा हमारे अंदर आता है। तो अगर हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं तो ऑफेंसिव भी इसी डिफेंस के साथ उसको शामिल होना चाहिए कि हम भी पीएलए के उसको टेरिटरी के अंदर जा सके और उसको वहां पे मार सके। तो जब तक ये स्ट्रेटेजी में बदलाव नहीं आएगा, ये जो इंसिडेंट्स है, चूमर ले लो आप, डोकलाम ले लो आप, और आने वाले वक्त में आप और भी ऐसे इंसिडेंट्स देखेंगे। ये रुकने वाले नहीं है। ये चाइना को अगर हमने रोकना है तो हमारे पास काफी एरियाज है लद्दाख में, जनरल शिवाज साहब से एग्री करेंगे, जहां पे हम लोग डोमिनेटिंग हाइट्स में, जहां पे हमारी पोजीशन चाइना के डिप्लॉयमेंट से बेहतर है। हमको उन एरियाज को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, हमको उन एरियाज में अंदर जाना चाहिए, इनको दिखाना चाहिए कि हमारे पास भी वो, यानी कि आसान भाषा में कोचर साहब आप ये कह रहे हैं कि उन नसों को दबाने का वक्त आ गया है जो कमजोर कड़ी हैं ड्रैगन की, चाइना की, शी जिनपिंग की, और उनकी कुर्सी जितनी खतरे में पड़ेगी, मुझे लगता है कि नेशनलिज्म का जो उनका ये जो हाइप है वो और बढ़ेगा और भारत को और वो प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। मैं दीपक बोरा जी आपसे इससे जवाब लूं, लेकिन सिवाज साहब से एक जवाब ले लूं। सिवाज साहब, कल जो रिटन स्टेटमेंट आया पीआरडी की तरफ से, डिफेंस पीआरओ की तरफ से, उसमें लिखा था 2006 से ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तवांग स्ट्रेटेजिक रूप से चाइना और भारत के बीच में कितना इंपॉर्टेंट है, और 2006 से इन कोशिशों के मतलब क्या, लगभग 2 दशक आप लगा लीजिए। डॉक्टर सिराज साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है, यही सवाल मैं कोचर साहब आपसे ले लेता हूं, उसके बाद मैं दीपक बोरा जी के पास जाऊंगा। तो आवाज आ जाएगी, अभी मैंने बंद कर रखी थी। हाँ बोलिए सिराज साहब। हाँ। कि अरुणाचल प्रदेश के 2 हिस्से हैं, एक तो है तवांग का एरिया, एक है रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जो तवांग का एरिया है वो पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव है, रिलीजियसली वो बुद्धिस्ट का मक्का है, और वो एक इलाका जो ऐसा है वो डोमिनेट करता है पूरे असम वैली को। अगर वो इलाका फॉल करता है तो चाइनीज वहां से रोल कर सकते हैं असम की तरफ भी और भूटान की तरफ भी। तो इसलिए इसका महत्व बहुत है, और उस इलाके में यांगसे एक ऐसी जगह है जो कि एक डोमिनेटिंग हाइट है। इसीलिए उसको 2006 के बाद कम से कम 5 से 6 बार कोशिश की है चीन ने लेने की, और वो एक ऐसा इलाका है कि भारत उसको डोमिनेट कर रहा है चीन को, और चीन किसी तरीके से उसको लेने की कोशिश करता है। ये तो सच्चाई है कि एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन में है, क्योंकि जो ईस्टर्न सेक्टर है या वेस्टर्न सेक्टर है, इसके अंदर मैप तो कहीं ट्रांसफर हुए नहीं, किसी को नहीं पता कौन किसका इलाका मानता है। तो ऐसे में चीन ने बहुत बार कोशिश की, चीन ने मुंह की खानी पड़ी। अब उसने भूटान के अंदर भी ये जो सेकाटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि तवांग से 40 किलोमीटर दूर है, उसको डिस्प्यूटेड बनाया है, उसको प्रेशर डाला भूटान को कि कह रहा चाइना हमारा एरिया है। वो क्यों? क्योंकि तवांग को 2 तरफ से घेरना चाहता, ऊपर से भी और वेस्ट से भी। अब में यह पॉइंट आता है कि जो चाइना
जो कोचर साहब बोले थे ऑफेंसिव डिफेंस, वो होती है कि आप जब प्रीएम्प्ट करो, जब चीन कुछ तैयारी कर रहा है इससे पहले वो हमारी तरफ आए, हम उसको पहले वहीं बर्बाद कर दे, उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव ऑफेंसिव डिफेंस। डिफेंस में वो सारी कार्रवाई करें जो कि ऑफेंस के लिए होते हैं। टेक द वॉर इन द एनिमीज हैंड, मतलब कि दुश्मन के घर में जाके लड़ाई लड़ो, अपने घर में नहीं लड़नी। तो उससे क्या आता है, फिर दुश्मन भी घबराता है। फॉर एग्जाम्पल, जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आते हैं तो उसको मालूम है कि आतंकवादी तो भारत की तरफ आने हैं, तो हमने अपनी लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल पे अपने, यानी कि कुल मिलाकर बात यह कि काउंटर मेजर्स लेने के अलावा, जी शिवा साहब मेरे पास वक्त, जी जल्दी से बोलिए। हाँ विवेक जी, हाँ मैं यही बता रहा हूं कि ये जो स्ट्रेटेजी भारत ने चेंज की है, इसका बड़ा इंपैक्ट हो रहा है दोनों के अंदर, चीन के अंदर भी और पाकिस्तान में, कि हम अब ऑफेंसिव डिफेंसिव डिफेंस हैं और हम स्ट्रेटेजिकली आपके घर में आके मारेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अगर आप भारत में कुछ करोगे तो हम घर में। ये बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक ये इसी का नतीजा है। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त सीमित था, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया और दर्शकों तक अपनी राय पहुंचाई। लेकिन इस बार जितनी खातिरदारी चीनी सैनिकों की सीमा पर हुई है, शायद पीएलए के जवान और पीएलए के कमांडर्स इसे भूल पाएंगे, और इस बार जमकर भारतीय जवानों की तरफ से माकूल जवाब दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।